हेलो एवरीवन, जुडिशरी विंग्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है साथियों। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट कर कर बताइए कि आप लोग कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश एपीओ 2025 बहुत ही जल्द आने वाली है। कमीशन में वैकेंसी आ चुकी है, लगभग सब कुछ तैयार हो चुका है, अब आने वाली है। तो अब अपनी तैयारी को आप बिल्कुल स्लो मत करिए, जितना भी फास्ट तरीके से या जितने भी स्ट्रेटजी के साथ अब आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं तो पूरा दमखम लगा दीजिए, क्योंकि अब ये वैकेंसी आएगी फिर 2-4 साल के लिए सो जाएगी। तो तैयार रहिए, पूरी तैयारी के साथ में रहिए, ताकि ये जो उत्तर प्रदेश एपीओ 2025 की वैकेंसी आने वाली है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सफल हो। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश एपीओ के लिए सिलेबस के बारे में, और सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके भी विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आप अपने उन सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए जो उत्तर प्रदेश एपीओ और जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ में अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपकी इच्छा है तो जुड़ जाइए, नहीं इच्छा है तो भी जुड़ जाइए, है ना। नहीं तो नहीं जुड़ेंगे तो पेनाल्टी पड़ेगी आप सब पे। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश बार काउंसिल इंटरव्यू के लिए बैच, नायक बैच। इस बैच को वो सभी साथी ज्वाइन कर सकते हैं जो बार काउंसिल के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू का डेट उनका आने वाला है, या उन्होंने बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरा है बट अभी तक उनका इंटरव्यू नहीं हुआ है। तो ये बैच उन सभी के लिए है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश एपीओ का जो एग्जाम होता है इसको कंडक्ट कौन कराता है, या जो उत्तर प्रदेश एपीओ का एग्जाम होता है तो आफ्टर सिलेक्शन आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी होती है, आप किस पद पर होते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं आइडिया होता है कि एपीओ के कार्य क्या क्या होते हैं। तो आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं उस विषय पे जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं आज उत्तर प्रदेश एपीओ के लिए। तो जो उत्तर प्रदेश एपीओ का एग्जाम होता है उसको कौन कराता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन कराता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, अर्थात यूपीपीएससी, जो बहुत फेमस है, कॉपी वॉपी बदल देती है, सुना है ना, सुना है कॉपी वॉपी बदल देती है मेंस का, यही कोई है, ठीक है। चलिए दूसरा जो ये एपीओ होता है, एपीओ का फुल फॉर्म मुझे उम्मीद है और आशा है कि आप सभी को पता होगा कि एपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, ठीक है। ये किसके लिए होता है, ये जो पद होता है ये किसके लिए होता है, ये जो एपीओ बनते हैं तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट्स होती है उसमें ये क्या होते हैं, गवर्नमेंट प्लीडर होते हैं या गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर होते हैं, जो सरकार की तरफ से सरकार का पक्ष रखते हैं, या इनको कह सकते हैं कि आप ये सरकारी वकील होते हैं, ठीक है। ये सरकारी वकील होते हैं नॉर्मल सी भाषा में। ये एक तो गजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है, ठीक है। पावर बहुत होता है कि आप अपने जिले के न्यायालय में काम करते हैं, सरकार के पक्ष को रखते हैं न्यायालय के समक्ष में। साथ ही साथ में आपके पास अधिकार होता है कि आपको जो थाने है ना, जो थाने आपको दिए जाते हैं या जिन थानों की आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है उन थानों का आप वहां पर जो एक होता है भंडार गृह या माल भंडार गृह, तो उसका क्या कर सकते हैं, आप समय समय पर निरीक्षण कर सकते हैं। और जो आपके एसआई होते हैं और एसएचओ वगैरह होते हैं ये सब आपके लिए काम करते हैं, है ना, ये आपके लिए काम करते हैं। तो दरोगा वरोगा को आप लोग कभी भी डांट मार सकते हो, वैसे वकील तो नॉर्मल भी डांट देता है। तो ये सब होता है, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सबसे हम लोग बात कर लेते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी एलएलबी की आपकी डिग्री होनी चाहिए, अर्थात आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो आपकी एलएलबी की डिग्री हो, है ना, एलएलबी का मतलब जो 3 ईयर होता है, या फिर आपके पास किसकी डिग्री हो, बीए एलएलबी की डिग्री हो, ठीक है, बीए एलएलबी की डिग्री हो, चाहे 5 ईयर की डिग्री हो चाहे 3 ईयर लॉ की डिग्री हो, तो कोई ना कोई आपके पास में एक डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ में आपके पास में क्या होना चाहिए, आप मिनिमम 21 ईयर्स के होने चाहिए, अर्थात आपकी जो एज होगी मिनिमम इस एग्जाम को देने के लिए वो कितनी होगी, 21 ईयर। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो क्या है, 40 है। तो आपको क्या होना है, आपको 21 का होना है और 40 से कम का होना है। अगर आप इस स्केल पे आते हैं तो आप एपीओ के एग्जाम के लिए क्या हैं, एलिजिबल हैं।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये जो एग्जाम होगा यूपी एपीओ का या एपीओ का, ये कितने चरण में एग्जाम होता है। तो इसके 3 मुख्य चरण है ना। जो सबसे मुख्य चरण है वो है आपका प्रीलिम्स। ठीक है, जो आपका सबसे मुख्य चरण होता है वो होता है आपका प्रीलिम्स। आप कितनी भी तैयारी आपकी अच्छी हो, मेंस की आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो, अगर आप प्री नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो सबका धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्रीलिम्स का एग्जाम। ठीक है, तो हमको जो ज्यादा मेहनत करनी है वो प्री पे करनी है। अगर आप प्री को अच्छे से दे लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप मेंस बहुत ही अच्छा जाएगा आपका और बहुत अच्छे से देंगे आप। ठीक है, दूसरा जो चरण होता है, देखिए प्रीलिम्स जो होता है ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। जैसे बहुत सारे हमारे साथी अभी जुड़े होंगे, उनको नहीं आइडिया होगा, तो उनको मैं बता देता हूं कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है आपका। ठीक है, ये जो आपका एग्जाम होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। अब हम आ जाते हैं दूसरे चरण पे। दूसरा चरण क्या होता है, मेंस का होता है। अर्थात जो मेंस का एग्जाम होगा आपका वो क्या होगा, इसको सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, रिटन भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, रिटन एग्जाम। जैसे कि आप अपने लॉ वगैरह का एग्जाम देते हैं तो आंसर लिखना होता है ना, उसी तरीके से आपका मेंस का एग्जाम होता है। और वैसे ही होता है जैसे आप अपने लॉ की परीक्षाओं के दौरान, सेमेस्टर की परीक्षाओं के दौरान लिखते हैं, वैसे ही आपको आंसर लिखना होता है, आपको और कुछ भी नहीं करना होता है। तो साथियों, आप जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा, कुछ ऐसे टिप्स आपको दूंगा जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और अपने आप दोस्तों से आगे भी निकल सकते हैं, है ना, आगे निकल जाना चाहिए। चलिए, दूसरा क्या है, जो आपका तीसरा जो स्टेज होता है वो होता है इंटरव्यू का। ठीक है, ये होता है आपका इंटरव्यू। तो आपका पहले प्री हो गया, फिर मेंस हो गया, उसके बाद में इंटरव्यू हो गया। अब मैं पहले बताया था कि जो प्री का एग्जाम है वो आपका महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा मेंस और इंटरव्यू से। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप कितने भी कैपेबल हैं आंसर राइटिंग में मेंस के लिए, या आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, क्या करेंगे अगर आपका प्री नहीं क्वालिफाई हुआ, है ना। तो सबसे पहले ये जो बैरियर होता है, ये जो बैरियर होता है इसको तोड़ दीजिए। ये जो बैरियर है प्री वाला, जो प्री का बैरियर है इसको आप तोड़ दीजिए। जैसे ही प्री का बैरियर टूटे तुरंत आप मेंस के लिए तैयारी करने लगेंगे। मेंस के लिए तैयारी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी आंसर राइटिंग। क्या होती है आपकी आंसर राइटिंग। जो सबसे क्या होता है इंपॉर्टेंट, आपका आंसर राइटिंग का जो सेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अर्थात जब तक आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तब तक आप मान के चलिए कि आपका नहीं होगा। इंटरव्यू के लिए तो ठीक है, जो आप पढ़े हैं एलएलबी में वही सब पूछा जाता है, तो इंटरव्यू के लिए कुछ खास तैयारी नहीं करनी है। बस यही करनी है कि आपको कुछ चीजों पर विशेष ध्यान देना होगा। जब वो चीजें आएंगी तो हम लोग बात करेंगे। चलिए, मैंने बता ही दिया सारा कुछ कि आपका ये जो प्री का एग्जाम होगा ये ऑब्जेक्टिव होगा, मेन सब्जेक्टिव होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा आपका। ठीक है, चलिए हम लोग अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या होगा प्री का, सबसे पहले प्री है, क्योंकि जो सबसे बड़ा बैरियर है आपके सामने वो क्या है, प्री का एग्जाम है। तो प्री का एग्जाम जब तक आप लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप लोग मेंस नहीं दे पाएंगे। तो मेंस देने के लिए आपको चाहिए कि आप उसके लिए जितना पढ़ें उतना पर्याप्त है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको यही चाहिए कि आप आंसर राइटिंग करें। जितना अच्छा आंसर राइटिंग करेंगे, जितना आंसर राइटिंग करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा या फायदा करेगा आपको। तो चलिए प्री की बात कर लेते हैं। प्री का जो आपका एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या होता है, 2 घंटे का टाइम होता है, अर्थात 120 मिनट्स का आपको समय दिया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना होता है, 150 मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का। और कितने क्वेश्चंस आते हैं
प्री के लिए मैं बता देता हूं कि आपके क्वेश्चंस कितने आते हैं, 150 क्वेश्चंस आते हैं प्री के लिए। प्री के लिए आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं, 150 क्वेश्चंस आते हैं। और जब आप देखेंगे तो सारे जो मार्क्स होते हैं वो 1 नंबर के होते हैं, अर्थात ये जो टोटल आपका हो गया 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है साथियों, यहां पर एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण आपको सूचना देना चाहूंगा। सूचना ये है कि ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, ये मेरी मेल आईडी है, ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है। आप लोग इसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इलाहाबाद उच्च न्यायालय में किसी भी तरीके की विधिक सहायता या विधिक परामर्श की जरूरत आपको पड़ती है या लगती है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, खास करके मैं लिख देता हूं, यहां पर देखो लिखा हुआ है भाई, है ना, ये देखिए लिखा हुआ है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, अर्थात इलाहाबाद उच्च न्यायालय में किसी भी तरीके की आपको विधिक सहायता, विधिक परामर्श, कुछ भी जरूरत होती है तो आप मुझे निसंकोच होकर कॉल कर दीजिए। अगर कॉल नहीं रिसीव होता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको कॉल कर लूंगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस टॉपिक पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्री का। ठीक है, प्री का जो सिलेबस है तो हम लोग बात कर लेते हैं। जो प्री का एग्जाम है मैं एक बार बता देता हूं आपको, ये 2 पार्ट में होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट किसका होता है, जीएस का होता है, फिर लॉ का होता है। ठीक है, जीएस में कितना क्वेश्चन आता है, 50 आता है, और लॉ में कितना आता है, 100 आता है। तो कितना हो गया टोटल, 150 हो गया। तो ये जो एग्जाम है ये कितने पार्ट में बटा होता है, 2 पार्ट में बटा होता है। और एक तो जीएस का होता है और एक किसका होता है, लॉ का होता है। अब हम जीएस के सिलेबस की भी बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग जो लॉ का सिलेबस होगा उस पर बात कर लेंगे। डिटेल में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो धैर्य के साथ देखिएगा, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा और कहीं मिले उलेगा भी नहीं। तो चलिए, जनरल साइंस पहला आपका टॉपिक होगा। इससे टोटल क्वेश्चंस 8 आएंगे। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आएंगे 10 आएंगे, 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर से आएंगे। तो एक अच्छा वेटेज वाला आपका सब्जेक्ट है। हिस्ट्री से हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्थात इसमें तीनों हिस्ट्री की बात की गई है ना। कौन कौन सी हिस्ट्री की बात की गई है, एंशिएंट, मेडुअल एंड मॉडर्न, AMM, है ना। MM में आपके इसमें 8 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद में अलग से आपको एक दे दिया गया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, अर्थात भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जो मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से भी फेमस है। लेकिन इसमें आपको कितना पढ़ना है, वो अंग्रेजों वाला पार्ट ही पढ़ना है ना। अंग्रेजों का पार्ट से लेके और पढ़िएगा आप लोग। देखिए बहुत कुछ पूछ लिया जाता है, लेकिन 1952 का जो पहला आम चुनाव हुआ था लोकसभा का, वहां तक आप लोग पढ़िए इसको, ठीक है। तो यहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन पॉलिटी से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे, और इंडियन इकोनॉमी से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो ये टोटल 8 बन जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि इंडियन इकोनॉमी के लिए हमको क्या पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे वो बोलेंगे कि रमेश सिन्हा पढ़ डालें क्या, नहीं, आपको किसी सिन्हा को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप कोई भी एक करंट अफेयर्स की मैगजीन ले लीजिए, वो कोई भी हो सकती है अपने स्वेच्छानुसार, है ना, किसी की भी ले लीजिए, वो मैगजीन आप लोग कर सकते हैं कवर। इंडियन पॉलिटी के लिए आप लोग क्या पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते ही हैं, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी जीएस के लिए हैं, मैं भी ये कहूंगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, और कोई भी अच्छी सी पतली सी, है ना, नीले कलर की आती है, उसको लेके पढ़ डालिए, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, अर्थात देखिए अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरा पढ़ते नहीं, जैसे ही ज्योग्राफी उनको मिला, ये जैसे टर्म मिलता है ज्योग्राफी का, तो वो पूरा पढ़ डालते हैं, वो पूरी ज्योग्राफी पढ़ डालते हैं। महेश बरनवाल पढ़ डालेंगे, दृष्टि की नोट्स ले आएंगे, भाई देखो नहीं काम करेगा। इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। यहां पे जब मेंशन है आपको, तो आपको सिर्फ और सिर्फ विश्व भूगोल पढ़ना है, आपको भारत का भूगोल नहीं पढ़ना है। भाई विश्व का भूगोल पढ़ोगे तो भारत का भूगोल तो आ ही जाता है ना, उसमें, है ना, आ जाता है।
बट इसमें क्या ध्यान देना है आपको, बहुत डेप्थ में जाके चीजें नहीं पढ़नी है। और साथ ही साथ में पॉपुलेशन का भी आता है क्वेश्चन, तो पॉपुलेशन के लिए आप क्या पढ़ेंगे, पॉपुलेशन के लिए आप एक बहुत ही अच्छी पतली सी किताब आती है, आप अगर कहीं भी रहते होंगे आप जाएंगे स्टॉल पे, 15-20 रुपए की आती है, एक पतली सी किताब होती है, जनसंख्या एवं नगरीकरण के नाम से आती है। मैं लिख देता हूं, जिन भी साथियों को नहीं पता है तो इस नाम से आती है, जनसंख्या एवं नगरीकरण। अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, आप लोग किसी भी पब्लिकेशन किसी भी राइटर की ले लीजिए, लेकिन ऐसी बुक लीजिएगा जो 25 पेज के अंदर खत्म हो गई हो, मैक्सिमम 25 पेज की हो वो बुक, अर्थात 12 पन्ने से ज्यादा ना हो। अगर 12 पन्ने से ज्यादा की आप पॉपुलेशन के लिए कोई मैगजीन या बुक ले रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे, और ये क्या होगा, सुसाइडल होगा। ठीक है, ये सुसाइडल अटेम्प्ट होगा आपके लिए कि अगर आप इन सब के लिए आप कोई बहुत भारी भरकम बुक पढ़ रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश एपीओ के लिए जो सिलेबस में चेंज हो रहा है उसके हिसाब से बैच लेकर आए हैं, और इस बैच को आप लोग इस नंबर पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि हम लोग इसमें प्रैक्टिस कराएंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उसका कराएंगे, साथ ही साथ में हम लोग जितने नए क्वेश्चंस बना के मॉक टेस्ट कराएंगे, सब कुछ फ्री ही रहेगा। आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, डेली का डेली आपको क्विज दिया जाएगा, वो सॉल्व करना रहेगा। मतलब ऐसा रहेगा कि आप अगर मेहनत के साथ में पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है, ऐसा हमारे विपेश सर कहते हैं, और जो विपेश सर कहते हैं वो डिलीवर करते हैं। ठीक है, चलिए सिलेबस पे हम लोग अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस आपके लिए क्या होगा। तो देखिए, आप सिलेबस में पुराना नहीं आने वाला है, अब नया ही आएगा, तो इसकी जगह आप लोग बीएनएस लिख लीजिए। मैंने इसको इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि क्या परिवर्तन होगा। दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं, एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बता दीजिएगा कि ये चीजें आपको दिख रही है नहीं जो मैं लिख रहा हूं। चलिए, तो आपको बताया मैंने कि आपको आईपीसी की जगह आप क्या पढ़ना है, बीएनएस पढ़ना है। इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह आपको बीएसए पढ़ना है। अब भाई प्लीज कोई कमेंट करके ये मत पूछ लेना कि ये बीएनएस और बीएसए क्या है, ये मत पूछ लेना प्लीज, रहम करके। ठीक है, तीसरा आपका जो टॉपिक होगा या सब्जेक्ट है वो आपका होगा बीएनएसएस। ये बीएनएस से कुछ मिलता जुलता नहीं है, इसमें एक एस बढ़ा दिए है ना। जल्दी से इसका फुल फॉर्म बताइए बीएनएसएस का आप लोग कमेंट करके। और सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे इग्नोर किया जाने वाला सब्जेक्ट है, जो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा माइलेज दे सकता है आपकी प्री के एग्जाम में, वो होता है आपका यूपी पुलिस एंड रेगुलेशन एक्ट। अर्थात जब आप पुलिस आपके लिए काम कर रही है तो आपको पता होना चाहिए कि पुलिस के क्या क्या दायित्व होते हैं, पुलिस के क्या क्या अधिकार होते हैं, पुलिस के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, वो किन सीमाओं के अंदर रह के काम कर सकती है, किस सीमा को नहीं लांघना है। तो खैर वकीलों को तो ये सब पता ही होता है ना, फिर भी आपको ये पढ़ना है एग्जाम, ये इस एग्जाम को निकालने के लिए। तो ये तो आपका हो गया सिलेबस। ठीक है, ये आपका लॉ का सिलेबस हो गया, और जो मैं पहले बताया था वो आपका जीएस का सिलेबस हो गया। जीएस के सिलेबस से आपके टोटल 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहां से आपके 100 आ रहे हैं। तो बीएनएस से आपके कितने आ रहे हैं, 35 क्वेश्चन आ रहे हैं। बीएसए से आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, और बीएनएसएस से आपके 25 आ रहे हैं, एंड यूपी पुलिस एंड रेगुलेशन से आपके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका आ रहा है वो आपका आ रहा है बीएनएस से आ रहा है ना। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता कहीं ना कहीं एक बहुत ही कह सकते हैं माइलेज देने वाली सब्जेक्ट हो सकती है, जैसे कि बजाज की प्लेटिना देती है बढ़िया माइलेज। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है बजाज ने किया है, तो थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं ना बजाज के भी बारे में। तो जैसे बजाज की प्लेटिना चलती है, एक बार भरो महीने भर चलो, है ना, वैसे ये भी है आपका जो बीएनएस है। अगर इसमें आप 35 में अगर आप 32 कर ले जाते हैं
तो कहीं ना कहीं आप बहुत आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग उस पर भी बात कर लेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, कितने की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए। देखिए, तैयारी करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति ये होती है कि आपको सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ने हैं। भाई पूरी ग्रंथ मत पढ़िए। बेयर एक्ट किसी को नहीं समझ में आई है, अब बेयर एक्ट किसी को भी समझ में नहीं आती है। और एक चीज और मैं बता दूंगा अभी कि मैं अभी बाद में बता देता हूं वो चीज, ताकि आप लोगों के पास एक मतलब कंफ्यूज ना हो, है ना। तो वो सारी चीजें मैं एक जगह बता दूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है उत्तर प्रदेश एपीओ के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए अब जो इंपॉर्टेंट है आपका वो है आपका मेंस का एग्जाम, क्योंकि अब आप तो प्री आप क्वालिफाई कर गए, अब प्री क्वालिफाई कर गए तो अब मेंस आपको देना होगा। तो मेंस देने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपके 4 पेपर होंगे टोटल। ठीक है, जो टोटल 4 पेपर होंगे आपके, उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला आपका होगा वो होगा जीके या जीएस का पार्ट। ठीक है, और सिलेबस क्या होगा जीके जीएस का, जो मैंने प्री में बताया। हिस्ट्री आएगी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और क्या आएगा, भारतीय स्वतंत्रता का संघर्ष, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी आएगी, है ना, यही तो आएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन आएगा, साइंस आएगा, जनरल साइंस जिसको बोलते हैं, है ना। और क्या आएगा, एक इंडियन पॉलिटी तो बोल दिया ना, इकोनॉमी भी बोल दिया, ठीक है। तो ये आपके जीके जीएस का आएगा। अब मेंस में ये आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद में आपका जनरल हिंदी आएगी। जनरल हिंदी में आपका ऐसे राइटिंग रहेगा। ठीक है, ऐसे राइटिंग रहता है, प्लस आपका यहां पर क्या जुड़ने वाला है, आपका जनरल इंग्लिश भी जुड़ने वाला है। जो नया सिलेबस आ रहा है उसमें जनरल इंग्लिश भी जुड़ने वाला है। अब जनरल इंग्लिश का नेचर क्या होगा, क्या ये भी 100 नंबर का होगा या ये क्वालिफाइंग होगा, या ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये जब सिलेबस आएगा तब पता चलेगा। लेकिन आपको जनरल इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा। जो आपका तीसरा सब्जेक्ट होगा या तीसरा जो पेपर होगा वो क्या होगा, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर। अब क्रिमिनल लॉ और प्रोसीजर में क्या क्या आएगा, आपका बीएनएस आएगा, प्लस आपका क्या आएगा, बीएनएसएस आएगा। ये दोनों आपके कितने नंबर के आएंगे, 100 नंबर के ये आपके पेपर होंगे। अब प्री में मैंने बताया था आपको, प्री में मैंने आपको बताया कि महोदय ये जो आपका प्री का एग्जाम होगा वो उसमें बीएनएस का रोल अच्छा होता है, 35 नंबर का होता है। लेकिन जब आप मेंस देने आएंगे तो मेंस में आपका एविडेंस, अर्थात ये जो आपका बीएसए है, बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2024 23 कि 25, बताइए, आएगा क्वेश्चन प्री से, लिख के ले लीजिए। तो ये टोटल 100 नंबर का है। जहां पर बीएनएस और बीएनएसएस 100 नंबर के हो रहे हैं, वहां पर बीएसए सिर्फ 100 नंबर का है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा आपके लिए है कि आप बीएसए को भी बहुत अच्छे से पढ़िए। उसके बाद में जब ये सब कुछ हो जाएगा तो आप इंटरव्यू देंगे, फिर 50 नंबर का ये इंटरव्यू होगा और आप क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। एक मिनट भाई, हाँ, तो आप 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा और आप क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। वही बात है, बैच ज्वाइन करने के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए सर से, और बैच को जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। रिवीजन भी होगा, टेस्ट भी होगा, प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, प्री और मेंस की तैयारी होगी। क्या चाहिए फिर आपको, है ना, इससे ज्यादा कुछ चाहिए क्या? इससे ज्यादा अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो हम लोग मिल बैठते हैं किसी दिन, ठीक है। तो चलिए, क्या बात करना है हम लोगों को कि हम लोग इस एग्जाम को कैसे तैयारी करें, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए। तो देखिए साथियों, सभी को पता है कि आपको भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस और बीएसए और यूपी पुलिस एक्ट, ये आपके कोर लॉ के सब्जेक्ट हैं इसमें, ठीक है। ये 4 आपके यहां पर लॉ के सब्जेक्ट हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे।
ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके? पहला तो है आपका बीएनएस है, दूसरा क्या है आपका बीएनएसएस है, तीसरा बीएसए है, सॉरी मित्रों, और चौथा आपका क्या है? यूपी पुलिस एक्ट, ठीक है, एंड रेगुलेशन भी है ना। ये आपके कोर हैं लॉ के, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। अब क्या पढ़ना है आपको इसके लिए, है ना, इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? ये मैंने बताया आपको कि प्री में ये 100 क्वेश्चन के 100 नंबर के आते हैं, ठीक है, 100 नंबर का आता है। अब आपको 100 में एटलीस्ट 80 आपको सही करके आना है। लॉ की मैं बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ लॉ की ही बात कर रहा हूं। इसमें आपको 100 में 80 सही करके आना है, और इसके लिए जो मैं बुक्स रिकमेंड करूंगा कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, और उससे आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो जो आपकी बेयर एक्ट है, ठीक है, जो आपकी बेयर एक्ट्स हैं तीनों सब्जेक्ट की, चारों सब्जेक्ट की लॉ की, उसके लिए आपको क्या करना है, यही पढ़ना है। और जैसा कहा भी जाता है कि बेयर एक्ट को क्या मानिए आप, बेयर एक्ट को क्या मानिए आप? बेयर एक्ट को आप लोग क्या मानिए? गीता मानिए, अपना कुरान मानिए, या फिर क्या मानिए आप? अपना बाइबल मानिए, है ना। गीता पुराण बाइबल जो आपको मन करे वो मानिए। बस आपको क्या पढ़ना है? बेयर एक्ट पढ़ना है। किसी भी बुक के या टेक्स्ट बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना है। बाकी जो आप लोगों को कमी लगेगी वो सारी कमियां आपको हमारे वीडियोस के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। आप हमारे बैच को ज्वाइन कर लेंगे तो उसके थ्रू भी आपको बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। अब चलते चलते हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग अपने इस बैच में क्या क्या आपको देंगे, ठीक है। तो देखिए, लाइव क्लासेस तो भाई चलती ही चलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, वही आपकी रिकॉर्डेड रहेंगी, तो आप जब मन करे तब देख सकते हैं। जीवन भर देखना है, जीवन क्या करेंगे जीवन भर देख के? एक बार देखिए, सिलेक्शन लीजिए, है ना। मॉक टेस्ट कोई नंबर नहीं दूंगा कि कितना कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि नंबर देने पे गड़बड़ ये हो जाता है कि मैंने 20 मॉक टेस्ट का दे दिया फ्री में, और मेरा मन है कि मैं 30 कराना है, मुझे 40 कराना है, तो कैसे करा पाऊंगा? फिर नहीं करा पाऊंगा। तो इसलिए मैं मॉक नहीं दूंगा, बट बहुत ज्यादा दूंगा। डेली आपको क्विज मिलेंगी, और ये बहुत ही अच्छी होंगी क्विज आपके लिए, ठीक है। आपका जो डाउट होगा उसके लिए अलग से जूम सेशन होगा, जिससे हम लोग क्या करेंगे, 1 to 1 बातचीत करके, और हमारे जो भी और टीचर्स रहेंगे उनके थ्रू आप क्या करेंगे, जितने भी आपके डाउट्स होंगे हम लोग बात करेंगे ना। जब जूम सेशन के माध्यम से कोई बातें होंगी तो अच्छा रहेगा ना, आप सामने से पूछेंगे, हम आपका आंसर करेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो साथियों, ये सारी चीजें हैं। तो ये वीडियो यहीं तक है। आप लोग इस वीडियो को जोर लगा के शेयर कर दीजिए अपने उन सभी साथियों के साथ में जो यूपी एपीओ की तैयारी कर रहे हैं या उसकी परीक्षा का आने का वेट कर रहे हैं। तो उनको बोलिए कि वेट मत करें, तैयारी शुरू कर दें, है ना। नहीं तो पता चलता है कि गली की जो आपकी गर्लफ्रेंड होती है वो किसी और के साथ चली जाती है और आप तैयारी ही करते रह जाते हैं। मतलब तैयारी मतलब उसको प्रपोज करने की तैयारी, है ना। तो एपीओ को प्रपोज करने की तैयारी मत करिए आप लोग तुरंत बैच को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को आप लोग धमाकेदार तरीके से शेयर कर दीजिए और चैनल में तुरंत जुड़ जाइए खटाक से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।